आज हम जो एक पुनरावलोकन कर रहे हैं इस महानिदान सत्य का प्रमुख शिक्षाओं को समझ रहे हैं, उसका पूर्ण पूर्ण करेंगे उसको। संक्षेप में अभी तक हमने प्रमुख शिक्षाएं क्या समझी हैं कि पहली बात कि विपरीत क्रम में अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद का अध्ययन करते हैं तो उससे विशेष लाभ होता है, क्योंकि हम भी अपनी समझ के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर दे के इसको और गहराई से समझ सकते हैं। तो कि जिस क्रम से भगवान ने इसकी खोज की उसी क्रम से हम भी क्वेश्चन आंसर करके समझ सकते हैं और गहराई से इस बात को। तो उस मुख्य बात के उससे पता चलता है कि दुख तभी, पहली बात तो समझ आती है कि दुख पूरी तरह समाप्त तभी होगा जब पुनर्जन्म ना हो। यही एक बड़ी विशेष बात है जो कई बार हमें समझने में दिक्कत होती है। तो ये एक हमने सेलिएंट फीचर निकाला है। फिर ये जो प्रतीति समुत्पाद का जो जिस तरह से वहाँ इसमें इस सूत्र में चर्चा हुई कि जरा मरण से शुरू करके इसका क्या कारण है, जाति है, फिर जाति का क्या कारण है, भाव, और इस तरह से वो रिवर्स डायरेक्शन में जाके और अल्टीमेटली एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि विज्ञान से नाम रूप और नाम रूप से विज्ञान, तो इनकी आपस की रेसिप्रोसिटी समझ में आई। और हर एक सेक्शन की फिर डिटेल हमने किए, भाव कितने प्रकार के हैं, उपादान कितने प्रकार के हैं, तृष्णा कितनी प्रकार की है, उनके आपस के क्या रिलेशन है, और तृष्णा के लिए कितनी प्रकार की है, और उसका होने वाले स्पर्श कितने प्रकार के हैं। तो ये सब काफी हद तक तो मालूम है, बट यहाँ पे कुछ और क्लैरिटी से उसको समझा। और स्पर्श के बारे में इसमें खास तौर पे इस सूत्र में काफी विशद चर्चा की गई। दो तरह के, दो पार्ट्स में उसको बांटा गया। पहला पार्ट की जब इंद्रियों का विषयों से टकराव होता है, और फिर जब उसका पहचान की जाती है, जिसको नाम पटिग्गा संपर्श कहा गया और अधिवचन संपर्श कहा गया। तो पांच शारीरिक इंद्रियों का विषयों को टकराने को पटिग्गा, और उसकी उस रॉ डेटा जो यहाँ से रॉ डेटा आया उसको एनालाइज करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, आज सामान्य आजकल की भाषा में कहें उस रॉ डेटा के आधार पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को अधिवचन संपर्श कहा गया। और मैंने पॉइंट आउट किया था कि ये जो अभिधम्म की डिटेल एनालिसिस है प्रोसेसेस की, उसकी एक आधारशिला यहाँ से मालूम पड़ती है कि ये दोनों जब हो पाएंगे तभी अस पूरा होगा, तभी कॉग्निशन पूरा हो पाएगा। और इसको भी समझाने के लिए हमने ये भी देखा कि भाई क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अगर चार धातुएं ना हो तो जो नाम है उसकी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमें उसके उस वेदना जो है वो तभी होती है जब टकराव होता है, नहीं तो वेदना नहीं होगी। तो वेदना नहीं होगी तो संज्ञा वगैरह सब नहीं हो पाएंगे। और इसी तरह से अगर वेदना संज्ञा वगैरह की एबिलिटी ना हो नाम में, तो आपका अगर पटिज्ञ हो भी गया तो आप उसका नाम नहीं दे पाएंगे। जैसे कि असन्य सत्ता जो एक क्षेत्र हमने देखा था जिसमें प्राणियों में संज्ञा नहीं होती। इस प्रकार नाम और रूप के हमने आपस का इंटरेक्शन देखा, और फिर ये समझा कि अब रूप लोक में और जो स्पेशल जो लोक हैं उनमें कैसी परिस्थिति रहती है। और दूसरी मुख्य बात थी विज्ञान और नाम रूप का इंटरेक्शन, इन्हें रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। उसको हमने समझा एक बच्चे के जन्म से की प्रोसेस से किस तरह नाम रूप ज्ञान का होना आवश्यक है नाम रूप स्थिर होने के लिए, और इसी तरह विज्ञान को यदि नाम रूप का आधार न मिले तो वो भी टिक नहीं सकता। और उससे महत्वपूर्ण ये कंक्लूजन निकला कि कोई शुद्ध विज्ञान जो स्टैंड अलोन है ऐसा संभव नहीं है। रेस्ट पे कॉरेस्पॉन्डिंग एडजंक्ट है, उसके जो एडजंक्ट का होना आवश्यक है। भगवान की शिक्षा का ये महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकलता है। फिर हमने उस
बात को भी समझा कि जैसे विज्ञान एक तरह का बीज है जिससे नया पेड़ निकल रहा है, तो जो भी कोई बीज होता है वो किसी पिछले पेड़ से ही आता है। तो उस उपमा से स्पष्ट लगता है कि हमारा जो विज्ञान पहला जो जमता है वो भी पिछले विज्ञान से आया होगा। इस तरह जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। और ये विज्ञान और नाम रूप की इस पारस्परिकता को मनते भिक्खु ज्ञानानंद जी ने बहुत सुंदर तरीके से नाम इसको एक भंवर के रूप दिया है। और भंवर शब्द ही उसमें छुपा हुआ है, जिसमें हम लिखा था संसार चक्र और टम वत्तति, उसका ट्रांसलेशन संसार चक्र किया था। वट का एक्चुअली लिटरल मीनिंग वॉर्टेक्स होता है कि वॉर्टेक्स चल रहा है, चक्र भी वॉर्टेक्स की तरह ही है। उसको हमने समझा ठीक से, और समझा कि वो वॉर्टेक्स जो है किस तरह से विज्ञान पच्चया नाम रूप और नाम रूप पच्चया विज्ञान, कैसे इस चक्र चलता रहता है, ये हमने गहराई से समझा। और इसके आधार पर देखा कि सारी जो हमारी प्रतीच्य समुत्पाद की बात है उसको इस वॉर्टेक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। ग्राफिकली समझने से आसानी होती है समझने में। और इसकी अज्ञान जो है उसी को अविद्या कहा गया, कि ये जो आपस की इंटरेक्शन है इसको अगर नहीं समझते हम तो ही एक तरह से अविद्या है, जिसके कारण हम जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको ठीक से नहीं समझ पाते। और अब इस पोर्शन का, पतित्य समुत्पाद के पोर्शन का लास्ट सेंटेंस अब हम रह गया था, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज उसमें एक तरह से समरी आ जाती है सारी शिक्षा की। थोड़ा सा सेंटेंस की जो वर्डिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट है कि भाई इस सीमा तक ही व्यक्ति जन्म ले सकता है, वृद्ध हो सकता है, मर सकता है, दे, पर जो जन्म मरण का चक्कर है वो फिर नाम देना, भाषा या किसी चीज का वर्णन करना, या प्रज्ञा, या संसार चक्र का घूमना, और ये प्राणी की किसी की भी अवर्तमान अवस्था का भी अगर निर्णय करना हो तो इन सब के लिए नाम रूप और विज्ञान की पारस्परिकता के क्षेत्र में ही आ जाता है। मतलब प्रतीत समुत्पाद के जो फैक्टर्स हैं, जो आइडेंटिफाइड फैक्टर्स हैं, उनके अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। उसी के अंदर डिस्क्रिप्शन होगा, उसी में नामकरण होगा, उसी में प्रज्ञा का क्षेत्र है, और वही जीवन मरण का क्षेत्र है। वो तो हम जीवन मरण वाली बात तो हम समझ चुके हैं, किस तरह से नाम रूप पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूपता को तो उस वॉर्टेक्स के माध्यम से हम समझ भी चुके हैं। तो इसके बाकी आयाम को भी हम समझते थे। इस थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट को मैं थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख दिया है कि प्राणी की वर्तमान अवस्था, जन्म मृत्यु का चक्र, प्रज्ञा, नामकरण किसी भी चीज का, भाषा या विवरण देना किसी भी परिस्थिति का, ये सब नाम रूप और विज्ञान की पारस्परिकता के दायरे में ही आते हैं। मतलब वो जो मेंटल फैक्टर्स है उसमें 12 लिंक्स में, उन्हीं से सारा डिस्क्रिप्शन हो जाता है। और ये सारा क्षेत्र जो है अनुभव का क्षेत्र है, मतलब ऑल दोज लिंक्स। और इससे बाहर जो भी हम बातें करते हैं किसी भी चीज के बारे में, वो हमारी अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि सारी रियलिटी को इसी के अंदर संयोज के रख दिया है, इसके बाहर केवल मान्यताएं हैं। तो इसको कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम सब अपने सामान्य जीवन के देख सकते हैं। भाई किसी, मान लीजिए एक बेसिक एग्जाम्पल ली जाए, कोई बच्चा हुआ, उसका हमें नाम देना है। उस प्रोसेस में क्या क्या मेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, किस बेसिस पे दिया जाता है। अगर हम उस प्रोसेस को थोड़ा विजुअलाइज करें, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट फंक्शन, एक्सपीरियंस दैट सिचुएशन समवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसमें क्या क्या मेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? कैन वी जस्ट have a brief discussion on that? जरा विचार करके देखिए। ये हमने कहा ना, ये जो भाषा है, नामकरण है, उस सब में यही होता है। तो देखें तो सही, क्या सचमुच में ऐसा है क्या? क्योंकि सामान्य भाषा में तो हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करते नहीं, वेदना, स्पर्श, तृष्णा, नाम रूप, विज्ञान, ऐसी बातें तो हम करते नहीं है। तो सामान्य भाषा में भी जो चीजें हैं वो इसी क्षेत्र में कैसे आई, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। तो कोई शेयर करेंगे?
You can write down on a piece of paper. Just think about it for a few minutes. तो किस बेसिस पे हम किसी एक बच्चा पैदा हुआ उसका नाम करना है, किस बेसिस पे करते हैं? वेरी सिंपल एग्जाम्पल. सर ऐसे लगता है कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के जितने भी मेंटल फैक्टर्स हैं सारे ही यूज होते हैं शायद. जी, मे बी वी कैन स्पेल इट आउट तो अच्छा रहेगा उदाहरण के लिए. आप अगर उसकी सीक्वेंस में मतलब बता पाए. बच्चे के प्रति एक फीलिंग आती है कि हमारा बच्चा है, इसका ये हमारा नाम आगे करेगा, इस तरह के कुछ विचार होंगे. और उसका उसके प्रति उसके फ्यूचर के प्रति हम कुछ इमेजिन करते हैं कि अ, इसमें हम ऐसे गुण इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे. उसी प्रकार से उसका नाम सोच किया जाता है कि वो उन गुणों का प्रतीक ऐसा कोई नाम हो जो अच्छा लगे और उन गुणों का प्रतीक हो. कुछ जी, कुछ ऐसी बातें. हाँ जी. तो उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हुए? इट्स ए मैटर ऑफ डूइंग इन दिस मैनर. इसका महत्व ये है कि जब हम अपने सामान्य जीवन में, भाषा में, इंटरेक्शन में, जैसे दूसरी एग्जांपल है बीमार व्यक्ति का वर्णन, जब वो करते हैं तो हमें इस बात की ओर ध्यान नहीं जाता कि हम इन्हीं फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर इस ओर ध्यान जाए तो धीरे धीरे वो एक सामान्य सी बात हो लगती है कि हाँ, ऐसा ही है, ये सब कुछ खेल तो इन्हीं फैक्टर्स का ही है. बाकी हम उसको कहीं ना कहीं उसको उस जहाँ जहाँ उस बात का, उन फैक्टर्स का अतिक्रमण करते हैं, वहाँ वहाँ पे अज्ञान आ जाता है. वो कॉन्सेप्ट को होता है और कॉन्सेप्ट को हम रियलिटी मान लेते हैं. तो ये बहुत सटल सा डिफरेंस जो हमें समझ में आने लगता है. इसलिए अगर एक फर्स्ट प्रोसेस क्या है होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड बेसिकली यूनिट्स यूनिट्स ऑफ मनी स्टार से शुरू होगा. हम ध्यान से सोचना करेंगे कि भाई कैसे क्या नाम रखना चाहिए. जी. तो उस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? टेंशन हो गया ना. जी. इंटेंशन. हाँ. That's true. But what will be this straight away based on? नाम रखना है उसके लिए फर्स्ट संज्ञा. स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी? लेट्स पुट इट दैट वे. कि कोई बच्चा है The gender is a specific condition. First will be gender. So it is Roop which is going to decide, लड़का है लड़की है. which is going to do complete bifurcation. है ना? तो एक पूरा जो एरिना है वो खत्म हो जाता है. ये लड़का है तो इसके इस तरह के नाम होंगे, लड़की है तो इस तरह के नाम होंगे. सामान्यतः इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है हमारा कि कुछ नाम बच्चों के, कुछ बच्चियों के होंगे. सो फर्स्ट आइडेंटिफाइंग फैक्टर विल बी रूपा. देन सेकंड, हाउ डू वी चूज ए पर्टिकुलर नेम? Now it depends upon where the child is born. If child is born in which part of the world, Yeah, depending upon the customs, the traditions, yeah, but faith they have. I mean, yeah, someone born in a Muslim will have a Muslim name, Hindu name. yeah, but why? That is the point, no? That's okay. Just because of the Which mental factor is involved? That's the point I want to say. I don't want to. factor is the clinging or the. I mean, it's basically the. सुरेंद्र प्रसाद जी ने हिंट किया था. सुरेंद्र प्रसाद जी ने he did mention I think धारणा, हमारी धारणाएं. Yeah, Sanya. It's primarily Sanya.
संज्ञा है, हम जिसको हम अच्छा मानते हैं उसका नाम, जो हमको इंस्पायरिंग लगता है, you keep that name. You can see, you can see all of our names and see them. They have a certain inspiration behind them. इसमें तो सर कई बार तो बच्चा नॉट ओनली पन्या, इट इज ऑल्सो एज फार एज यूज आर कंसर्न, तो उसकी पूरी कंसल्टेंसी इतनी होती है जिसमें Yeah, that's true. That's a different thing. That's a वो तो प्रक्रिया है, उसका हाँ, आधार क्या है? आधार आधार तो यही है ना, आजकल जो किताबें खरीदी जाती हैं, हाँ किताबें पढ़ी जाती हैं, हाँ किताबें, बुक्स एंड नेम्स ऑफ बॉयज, नेम्स ऑफ, बट व्हाट आर दोस नेम्स, वेयर डिड दे कम फ्रॉम? also वो based जैसे on the time and place and where is No, nothing. Time and place are not important. नहीं, उस What is देखते हैं important is संज्ञा at that time. At this time, what is my जी पेरेंट्स की संज्ञा क्या है? जैसे इस समय गणपति के दिन चल रहे हैं, कोई बच्चा पैदा होगा हाँ, तो हाँ, पेरेंट्स गणपति के नाम पे Yes. रखेंगे या लक्ष्मी इस Yes. तरह से नाम रखेंगे, भाई इस मुहूर्त में इस समय हुआ है, ऐसी भी Yeah, धारणा दुनिया पेरेंट्स का की बहुत होती है। Yeah, that also is possible. Yeah, but why Ganpati? Why not somebody else? क्योंकि इन दिनों में हुआ है तो वो सोचते हैं कि चलो भाई अरे गणपति है। गणपति, वो तो हुआ तो है, गणपति के प्रति श्रद्धा क्यों है? हमारी संज्ञा है ना कि वो एक अच्छे प्राणी थे, अच्छे हाँ, देवता हैं, चलो ऐसा मान लीजिए। एक हर धारणा, माँ बाप बेसिकली हर माँ धारणा बाप ये है चाहता ना, है ना कि भाई अच्छे गुणों का नाम हम रखें, बच्चा नहीं लड़का हो या तो लड़की उसको हो। हम इस बात, इन सब बातों को ना हम मेंटल फैक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि भगवान ने कहा कि सारी चीजें इस नाम रूप के 10-12 फैक्टर्स में आ जाती हैं, ऐसा है क्या? इट लुक्स फनी ना फॉर एनीबॉडी टू से दैट 12 लेट्स डिफाइन द होल ऑफ द एग्जिस्टेंस। इसमें माँ बाप का अत्ता भाव भी जुड़ा होता है, उनको लगता है कि हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा है, वो तो हर इसका प्रतीक best में होगा ना। possible name जो है, acceptance में आता है। The issue is why are we naming it? That is the question. है ना? We are not discussing the atta bhava of parents. We are discussing the naming process. है ना? So let's not include so many factors कि वो totally obscure हो जाए। Of course, अत्ता भाव तो सारे प्रोसेस, हमारे जीवन का आधार ही बना हुआ, तो उसको क्या, why do we have to put it every time? Because that obscures the whole specific conditionality. वो बात है। तो स्पेसिफिक कंडीशनैलिटी को देखा जाएगा तो अच्छा रहेगा। माँ बाप की सोच, उनकी सोच को क्या कहते हैं? जो सोच को क्या कहते हैं? वही तो कह रहा हूं मैं। सोच का क्या मतलब है? थिंकिंग, थॉट्स हाँ, तो नहीं, उनके थॉट्स, जो It is थॉट्स में सोच का नाम ही तो धारणा है। हाँ, इट इज अ परसेप्शन। That's why I'm saying ना, हमको we have to learn to transcribe our normal words into the factors of dependent origination. That is the process. हम इसलिए कर रहे हैं, माँ बाप के परसेप्शन में जो बेस्ट, मतलब उनको लगता है जो हाँ, बेस्ट पॉसिबल है, तो इसलिए संज्ञा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? पहला हुआ रूप इंपॉर्टेंट हुआ, फिर संज्ञा इंपॉर्टेंट हुई, है ना? और संज्ञा का आधार क्या है? संज्ञा को जो हम इसको अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, हम चॉइस कैसे करते हैं? नॉर्मली ऐसा होता है ना, दो फैमिली में सब बैठे हैं, किसी ने कुछ नाम सजेस्ट कर दिया, किसी ने कुछ। हाउ डू वी चूज? बेसिकली फीलिंग। Yeah, it's basically feeling. क्या, किस 4 नाम सुनाए गए, किससे हमारी अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है ना? So I wish to point out that all decision making is done like that. किससे ज्यादा अच्छा लग रहा है फिर ही हो जाता है, किससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और so a simple thing like naming, I'm saying simple, actually it happens, it becomes a complicated thing in practice in families. हफ्तों तक ये चर्चा होती रहेगी, ये रखना है कि नहीं रखना, और आपस में मनमुटाव भी हो जाएगा, नहीं यही रखना था, ये माता कुछ कहेगी, पिता कुछ कहेगी, फिर आपस में कहेंगे नहीं ये तो गड़बड़ हो गई। You can see how on such things
various mental factors get involved and decision making is based on them. रूप में, संज्ञा में, वेदना में, ये सब they are come up. And choice means चेतना, जो हमारी चॉइस बनती है, संखार है, जिसके आधार पे जी. We'll do it in simple terms, not go too much. Now let us do second, very common, these at least. हम लोग हमेशा ऐसे परिस्थिति आती है कि बीमार के पास जाना हो या खुद ही बीमार है, तो अपनी बीमारी का वर्णन कैसे करते हैं हम, और सम एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट, isn't it? So just take any case study and कोई भी उदाहरण लेके उसके लक्षण दिखते हैं और फिर अपना परसेप्शन उसमें लगाते हैं. आप एक पहले शब्दों में प्लीज नॉर्मल वर्ड्स में बोल दीजिए, फिर उसको सेग्रीगेट करके we'll put it in various mental factors. नॉर्मल वर्ड्स में जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? देखते ही लगता है कि भाई ठीक नहीं है, तो वो एक सबसे जैसे पहले हमने वो चैंटिंग की थी निखिल ने भुजंग सूत्र की, और भुजंग परित्य किया था कि भुजंग सूत्र हम पढ़ते तो उसमें आता है ना हाँ कि भगवान मोगलान के पास गए, उससे पूछा कैसे हो, दर्द कम हो रहा है, अब हम कहें मान लो बुखार कम हो रहा है, नहीं बनते, दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, परेशानी हो ही जा रही है. We also do the same thing, isn't it? We may say it in more difficult, more stronger words than that. मैं तो मरने जा रहा हूँ, अब तो मरने वाला हूँ, मैंने ये काम छूट गया, ये रह गया, ये कर दो पूरा, चलो मेरे बच्चों को बुला दो, isn't it? These are the, even when a person sees approaching, probably approaching death, these are the kind of statements people make. So what is, हम इन हर एक स्टेटमेंट को हम जरा देखें इसमें कौन सा मेंटल फैक्टर इन्वॉल्व है. Let us do that to some extent, then we can do it maybe as a exercise tomorrow. Take one more example and stop at that. वी आर सेइंग है कि बीमार व्यक्ति का वर्णन मीन्स जो खुद बीमार है वो हाँ, अपना उसी वर्णन का कैसे कर रहा है, उसी का वर्णन को हम एनालाइज करते हैं. जैसे मैं खुद बीमार है वो अपना वर्णन कैसे कर रहा है. हाँ, मैं अपना वर्णन कर रहा हूँ आपको, मैं बीमार हूँ, ओके ओके बहुत बुखार हो रहा है मुझे, तबीयत बहुत खराब है. Sir, what is the second example, sir, to discuss? A person who is ill, Okay. how will he describe himself? how will he describe himself? Supposing, say I am ill for us, I am having difficulty in coughing constantly. Of course, I don't have fever, so Here, I think the starting point will be Vedana, feeling. कि हम Yeah. मुझे अच्छा नहीं लग रहा. yeah. Starting point is usually बहुत कष्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, isn't it? Starting point is that. Then the statement keeps on becoming more and more personal. वो And थिंकिंग में प्रोलिफरेशन में भी चला जाता है. पता नहीं बचूंगा कि नहीं, पता नहीं कैसी बीमारी है. अब मैं कहता हूँ बहुत तेज बुखार हो रहा है. What does it mean? बहुत तेज बुखार हो रहा है. What does it describe? फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है. It just says तेजो धातु बढ़ गई है. That's it, simple thing. तो पहले हाँ बोलो बेटा, एक्सेप्शन आल्सो प्लीज. बीच में आवाज नहीं आई तुम्हारी. लगता है तुम कुछ बोल रही हो पूनम, मुंह से तो लग रहा है लेकिन आवाज आ नहीं रही.
क्या मुझे नहीं आ रही है, बाकियों को आ रही है? नहीं नहीं, नहीं, बहुत कम आ रही है, बहुत और कम। माइक किस कुछ हमारे माइक में कुछ प्रॉब्लम है। अब आ रही है सर बात? हाँ, अब आ रही है। बहुत हल्की आ रही है, हाँ, तो वॉल्यूम बढ़ा दो आप। हाँ जी, वो मैंने शायद स्पीकर पे। हाँ अभी आ रही है। तो रूप धातु जो है वो अग्नि धातु सबसे ज्यादा प्रबल, या और उससे हमारी फीलिंग अराइज होगी। उससे उससे उसके कारण एक अप्रिय वेदना हो रही है, ठीक है लाइक ना? तो अगर हम ये कहें कि अग्नि धातु जब बढ़ गई है, और उस स्टेटमेंट को उससे कंपेयर करें कि मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, उन दोनों में फर्क पड़ता है। उन दोनों को कहने से फर्क पड़ता है ना? You can see. ऑब्जेक्टिवली देख We are now converting it into an objective phenomena. जी तो जी यही सब हमारा उद्देश्य क्या है? यथाभूत ज्ञान दर्शनम, ये उद्देश्य है ना सारी साधना का। तो अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस को भी इस तरह से डिस्क्राइब करने लगे, तो हमारी विपश्यना साधना हो रही है। वी आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग आवर विजन, सम्यक दृष्टि हो रही है, दृष्टि बदल रही है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा भी इसी के अंदर आ जाएगी। जी। है ना? कोई कह रहा है मैं मरे जा रहा हूँ, what does it mean? What does the sentence mean? एक्शन उसका है कि अभी ये ऐसा हो गया है, तो ये दिस विल लीड टू दैट। Yeah, so what does it mean? जब मैं इस स्टेटमेंट को अगर अपन कहूँ, इसको एनालाइज करिए, मैं मरे जा रहा हूँ, what does it, इस स्टेटमेंट में को कहाँ, where will you place it? प्रोलिफरेशन है जी, जी, जो हमारी अवस्था है उसमें हमने फीलिंग को प्रोलिफरेट कर दिया है, अपने वेदनाओं को फीलिंग प्रोलिफरेट नहीं होती भाई। Proliferation is not of feelings. Proliferation is of thoughts. You should write हाँ जी, हाँ properly. जी, हाँ जी, हाँ जी, वेदना। अच्छा, बट ये तो एक ही स्टेटमेंट, इसके बाद उसने बहुत सारी बात की ना। मैं मर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को इन खंडों के हिसाब से कहाँ प्लेस करेंगे? हो क्या रहा है जिसके कारण ये स्टेटमेंट आ रही है? परसेप्शन जो हमारा है, फीलिंग संज्ञा है कि भी मरने की अवस्था आ रही है, ये परसेप्शन है हमारा कि मरना ऐसे होता है, इट मे बी राइट और रॉन्ग। और कोई, anybody else would like to say? If somebody says I am dying, what is this? How do you analyze this statement in the light of these mental factors? So, Tanaha. Okay, more, Yeah. more. Basically, fear is a factor here. Yeah, fear is a factor. Yes. Fear is There is a statement in this word, in this phrase, which is not within the domain of Paticca Samutpad. विज्ञान नहीं, वो तो है। मैं I am dying. Where is this I? Who is dying? I is a concept. जैसे मैंने निवेदन किया था ना, इसके बाहर, इन पतित समुत्पाद के बाहर सत्य कुछ भी नहीं है। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट है। इसके बाहर कोई सत्य नहीं है, बाकी सब धारणाएं हैं, कंसेप्ट हैं, रियलिटी नहीं है। दैट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंसेप्ट एंड रियलिटी। जो भिक्खु ज्ञानानंद ने बड़ा एक पाथ ब्रेकिंग बुक लिखी थी, छोटी सी बुक है वो, आज से 60 साल 50-60 साल पहले, कि कॉन्सेप्ट क्या है और रियलिटी क्या है। जहां भी मैं वगैरह का टाइप शब्द आए तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट, वी शुड बी सीइंग द कॉन्सेप्ट एक्चुअली व्हाट इज outside the domain. outside the domain, yeah, that is the point actually. And actually what is happening, after something is happening, the body is withering away. Jara marana, करना चाहता हूँ, that is the body which is dying, and I am taking it as मैं मर रहा हूँ. That's the point.
So because of the avidya, I am associating myself with the body. And that is the statement analysis according to dependent origination. थोड़ा इसमें मैं डिफर करूंगा। हाँ जी तो डिफर इसलिए करूंगा बिकॉज कुछ मेरे आप बीती है। जी मैं सफरिंग फ्रॉम चेस्ट पेन और मुझे खाना खाते हुए ऐसा महसूस हुआ कि मेरा सांस अब नहीं चल रहा है और देयर वाज नोबडी अराउंड। तो कोई मुझे उस समय, नाउ व्हेन आई रिकलेक्ट, आई फाइंड दैट I was standing and it was a buffet system. I was about to eat and this happened to me and I could not breathe. So there was nothing except that, I think, inherent desire to just be able to breathe. That was the only desire at that time. So I had to rush and lie down on a sofa and cough a lot and then I started breathing. But that particular moment, I think there was absolutely no thought in my mind except how to breathe. I mean, even that, I don't think I was thinking about it. There was no thought at all. I was just, it was suffocation to that extent. Yeah, so you didn't make a statement of that kind. It was essentially a reaction to this Vedana. There was an extremely strong, unpleasant Vedana, and the response to that was you lie down on the sofa, something better will happen. Simple as that. But Isn't it? So there is no question of. डिस्क्रिप्शन तो आप दे रहे हैं ना, आप तो खुद ही जवाब दे रहे हैं उसका। जो आप बोल रहे हैं। फीलिंग, मैं कह रहा हूँ, राइट एट दैट मोमेंट कोई फीलिंग नहीं हुई। हाँ तो ठीक है। So we are not making a statement that I am going to die. एनालाइज कर सकते हैं लेकिन उस समय तो कुछ नहीं हुआ। Yeah, that's true. But you are not making a statement that you are going to die, isn't it? That is, we are analyzing a statement. That's it. So what you are describing is a proper, I will put it like that, it's a proper response to an unpleasant Vedana. If the fear arises, I am going to die, then it will be also additional factor of the Vibhav Tanha arising from Vedana. So both things are there. There is Vibhav Tanha also at some aspect, but some aspect is a very wise response. You lie down. And that's it. That's pretty. That's how we analyze. We're not discussing whether this statement happened or not. We're discussing if a statement is made, what does it, how do we analyze it so that we don't fall in the trap of I. That is the whole big idea of it. It's a very powerful analysis because then we see, old age is a problem, na? See, while I moved my neck too much, there was a so if you analyze the experiences in the light of these factors, then you will never get into the sense of self. That is the point. हम कहते रहते हैं ना, अत्ता भाव कैसे हटाएं, क्या करें, ये करना है। अपने अनुभवों को इन फैक्टर्स के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे तो अत्ता भाव जागेगा ही नहीं, और जाग भी गया तो उसको देख लिया, अच्छा ये हुआ, एक्चुअली ये हो रहा है कि शरीर की च्युति हो रही है, जा रहा है। तो बट हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड लेटर ऑन, जो होगा देखी जाएगी। हाँ, लेकिन जब इसका डिस्क्रिप्शन किसी को सुनाते हैं तो वहां पर फिर वाकई अत्ता भाव तो होता ही है। हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना आपको। इट्स नॉट नेसेसरी, डिपेंड्स ऑन यू, हाउ वाइज यू आर। I mean, कन्वेंशनल वर्ड में तो जीना ही है ना। So you don't necessarily get, if you call somebody इधर आ जाओ, so it doesn't mean अत्ता भाव necessarily होगा. It is a conventional speech, so we have to always maintain difference between conventional speech and the ultimate meaning behind it. So what I was trying to say was कि इस तरह से हम देख सकते हैं भगवान की स्टेटमेंट का सत्य कितना है। कल इसका और उदाहरण देख लेंगे। तो एक लेट मी कंप्लीट नाउ। हाँ बोलिए।
सर कॉन्सेप्ट में जो आ गया, आप कह रहे हैं कि अत्ता भाव का जब हम डिवाइड करें, और जो कंडीशंस है वो फीलिंग और ये सब का जो प्रोसेस देखना होगा, वहां पर हम उसके आधार पर द कॉन्सेप्ट इज ए प्रोलिफरेशन, हमने ऐड कर दिया उसको। ये मैं मर रहा हूँ, हो ये रहा है कि शरीर जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, दैट्स ए फैक्ट। that may be a fact of course for that condition, particular situation, isn't it? So उसको हम कन्वेंशनल लैंग्वेज को सत्य मान के, परमार्थ सत्य मान के वी गेट ट्रैप्ड। दैट इज द होल आइडिया कि अगर हम उसको इस तरह से, अगर हमारी भाषा भी ऐसी हो जाए, और नहीं हमारे अपने मन में भाषा ऐसी हो जाए, बाहर तो जो बोल रहा है, क्योंकि इस तरह की भाषा लोगों को दूसरे को बोलेंगे जो समझता नहीं हो, कहेंगे ये तो हिल गया इसका कुछ। सो दिस बेटर टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ conventionality, but within our heart we know कोई ऐसी तबाही नहीं मच रही, जाती हुई है तो मरण भी होगा ही, कोई बात नहीं। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर एंड वी डोंट गेट टू मच worried about that. So let me now complete it. I think थोड़ा सा ही रहा है। अब इस आधार पे भगवान ने क्या कहा, आगे जो बाकी के जो 2 सेक्शन थे उसको बिल्कुल संक्षेप में करेंगे। इसी कारण से भगवान ने इस सूत्र के बिगिनिंग में ये स्टेटमेंट कही थी, इस सिद्धांत को न समझने और इसको आत्मसात न कर पाने के कारण ये पीढ़ी उलझी हुई गुत्थी की जैसी, एक उलझे धागे की गेंद के समान संसार चक्र से, जिसमें अपाय, दुर्गति और नरक वाले लोग भी हैं, परे नहीं जा पाती। See, to increase our धर्म संवेग ही मेंशन ओनली दीज लोक, और स्वर्ग लोक नहीं मेंशन कर रहे हैं, वो लोग भी हैं, वो मेंशन कर रहे हैं ये भी है, यहाँ भी जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर ये गुत्थी उलझी रही तो इन लोगों में भी चले जाओगे। तो उलझन का कारण क्या है कि प्रतीत समुत्पाद की अनभिज्ञता, हम उसको जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है। और जब हम किसी चीज को जानते नहीं है, सत्य को जानते नहीं है, तो हम कहते ठीक है सत्य को नहीं जानते तो क्या हो गया। ये बात वहीं रुकती नहीं है एक्चुअली। भिक्खु बोधि ने बहुत सुंदर एक सेंटेंस अपनी उसमें कमेंट्री में डाला है, उसको मैंने ट्रांसलेट किया है, एंड आई फाइंड इट्स वेरी ट्रूथफुल, एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। प्रकृति की तरह, उसका हिंदी ट्रांसलेशन उनकी स्टेटमेंट का, मन भी शून्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब वैक्यूम नहीं हो सकता। किसी भी इस नेचर में कहीं वैक्यूम होगा तो इट विल बी इमीडिएटली फिल्ड बाय अदर थिंग्स। फिजिकल वैक्यूम भी एकदम भर जाएगा जैसे वो समाज संसार में समझ आएगा। इसलिए जब सच्चा ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान के वेश में कुछ और उसकी जगह ले लेता है, और उसी को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो कई बार हम समझते हैं ना, हम क्या करना है ये सब जान जून के, यार ये करना है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो कुछ और मान्यता में फंस जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। क्यों क्यों नियम है ये? क्योंकि ये जिज्ञासा हमें हमेशा बनी रहती है, भाई मैं हूँ क्या, आप मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, हो सकता है ये बात सवाल जागे ही ना, लेकिन ये तो जागेगा ही कि मृत्यु के बाद क्या होगा। शायद ही कोई ऐसा हो प्राणी जो एक नॉर्मल होश में रहने वाला आदमी, अगर कोई बेहोश है, लॉस्ट इन हिज थॉट्स और लॉस्ट इन इंटॉक्सिकेशन, तो हो सकता है उसको मरना जागता हो। लेकिन ये प्रश्न जागता ही है देर सवेर कि क्या होगा भविष्य में मेरा, और इसके अंतर्निहित धारणा है कि मैं तो हूं ही। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा का मतलब है मैं हूं कुछ, और ये हमारी डिफॉल्ट स्टेट ऑफ लाइफ है कि मैं हूं। और जो सारे दिट्ठियां और जो बनी है वो इसी प्रश्न का उत्तर मिले हैं, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो कह दिया फ्रॉम द theory is based on the past, मैं कहाँ जा रहा हूँ, theory is based on the future। और उनका थ्योरीज का आधार क्या है हम देख चुके हैं।
हैरानी की बात है कि उनके अधिकतर के आधार ध्यान के अनुभव हैं। ध्यान जो किए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, उन ध्यानों के अनुभवों को ही एक ग्रैस्प करना, उनके ही उपादान करने से अधिकतर बनी है। कुछ है रैशनैलिटी से, बुद्धि संगत तर्क से, और कुछ प्योर स्पेकुलेशन है। और हम ब्रह्मजाल सूत्र में इनका विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। इस सूत्र में उसके से 2 एग्जाम्पल दिए गए थे, रूप वाला और वेदना वाला, बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। बट मैं आपका ध्यान उस बेसिक टेबल जो मैंने लास्ट में प्रेजेंट की थी उसकी ओर दूंगा। स्पेकुलेशन अबाउट पास्ट, स्पेकुलेशन अबाउट द फ्यूचर, जो 62 ग्राउंड थे। अगर आप इन सब ग्राउंड्स को एनालाइज करें, हम तो ये नहीं करेंगे, आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज, तो पाएंगे कि सारे के सारे ग्राउंड्स में प्रतीत्य समुत्पाद की अनभिज्ञता, बिकॉज नॉट नोइंग दैट, एंड देन प्रिय वेदना के प्रति आसक्ति, यही 2 कारण थे जिन कारणों से सारी धारणाएं बनी। कुछ धारणाएं तो उनका प्रासंगिक ही नहीं, दे आर नॉट रेलेवेंट, लाइक वर्ल्ड इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, हु केयर्स, इट डजंट अफेक्ट माय directly, it does not affect my suffering. एंडलेस इक्विवोकेशन, ये जो है मतलब टाल मटोल करना, उसका भी कोई, इस बेसिकली मैनिफेस्टेशन, ये सब अत्तावाद के कारण आए कि मैं किसी को जवाब दे दूंगा तो गलत होगा। बट ये जो एटर्नलिज्म है, या आया कि भाई पिछले जन्म में हम थे और पिछले से पिछले जन्म में भी थे, तो मैं ही तो होऊंगा। अब देख सकते हैं कि उस एनालिसिस में कहाँ गलती हो गई। पिछला जन्म को भी एक वही मान लिया कि यहाँ भी मैं ही था, पीछे भी मैं ही था। क्यों? क्योंकि विज्ञान पच्चया नाम रूप मालूम ही नहीं था। संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूप, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। और विज्ञान को एक फिक्स्ड एंटिटी मान लिया, जो प्रतीत्य समुत्पाद के विपरीत बात है। इस कारण से फिलॉसफीज बन गई। यहाँ पे देखेंगे परसिपिएंट इमॉर्टैलिटी, नॉन परसिपिएंट, नीदर परसिपिएंट नॉर, ये सारे संज्ञा के भेद हैं। वैसे ध्यान करते करते काफी अधिकतर व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें परसेप्शन बना रहता है, और उसमें देवलोक के अलग अलग लोक हैं, ब्रह्म लोक है, उसमें अलग अलग लोक हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग मान्यताएं बन रही, क्योंकि उन लोकों की जो अनुभूति है, प्रीति है, प्रशब्दि है, सुख है, उसके कारण अटैचमेंट हो गई कि यही मेरा सत्य है, यही मैं हूं। और जिसका ध्यान इस लेवल तक गया उसने यही मान लिया, जिसका ध्यान इस लेवल तक गया, 7th लेवल तक गया, वो उसने मान लिया, जिसका 8th लेवल तक गया उसने वो मान लिया। तो इस कारण से सारे के सारे प्रिय वेदना के प्रति आसक्ति के कारण ही सब बन गए। इसी तरह से अनाइलेशनिज्म, निब्बाना, हेयर एंड नाउ, ये सब मेरे ख्याल में अब आप मत बोलिए। नहीं, वो यार गले में ट्रिक होता है। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। खत्म करते हैं इसको, कोई बात नहीं, आई विल फिनिश इट नाउ। तो ये सारे चीजें जो है आप देखेंगे, ध्यान के जो अनुभव हुए उनको प्रतीत्य समुत्पाद की समझ न होने के कारण गलत इंटरप्रेट कर लिया, और उस डोमेन से बाहर जा चले गए, प्रोलिफरेट होने लगा। हो रहा है अनुभव, उसको कह दिया यही मैं हूँ, क्योंकि एक धारणा है कि मैं तो हूँ ही, और मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो जिस लेवल का आनंद आया मैं उस लेवल पे, जिस तक मैं कर पाया वहीं पे अटक गया। प्रथम ध्यान का आनंद आया तो बस वही सब कुछ है, दूसरे का, तीसरे का, तो मैं उस हिसाब से ये स्पेकुलेशन अबाउट द फ्यूचर करता रहा। तो हम देखेंगे सारी दिट्ठियां जो है इन 2 कारणों से बनी है। और क्योंकि आप कहेंगे प्रतीत्य समुत्पाद की अनभिज्ञता, अगर आपको ये समझ नहीं है कि कैसे ये संसार चक्र चल रहा है, तो आपको अगर ठीक समझ नहीं है तो गलत समझ अपने आप आ जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पे भिक्खु बोधि ने बताई है। इसके ऊपर काफी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कितना सत्य है ये। क्यों कई बार हम समझते हैं ना, क्या करना है समझ के, यार ये प्रतीत्य समुत्पाद को क्या फर्क पड़ता है, जो कह रहे हैं हम मान लेंगे, दैट इज द पॉइंट।
अगर आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो कुछ और मानना शुरू कर देंगे, किसी की बात मान लेंगे, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन लगता है, बहुत अच्छा आदमी लगता है, वो जो कह रहा है उसकी बात मान लेंगे। वो ठीक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स। बट हम अपना विवेक जो है गिरवी रख रहे हैं। और फिर एक बात थी जो प्रज्ञा से विमुक्त होते हैं, उसकी बातें थी। मैं फील की अरहंत बनने की बात क्यों करें, बट क्यों थी तो मैं उसको एक बार 2 मिनट में समाप्त कर देता हूँ। भगवान कहते हैं जो कोई भिक्षु 7 ठिकानों और 2 आधारों के उदय, व्यय, आस्वादन, दुष्परिणाम और उस वहां से निकलने को यथावत समझकर अनासक्ति द्वारा उनसे मुक्त हो जाता है, तब वह प्रज्ञा द्वारा विमुक्त भिक्षु कहलाता है। तो इसका मतलब प्रज्ञा से विमुक्त जो है, जो फर्स्ट लेवल ऑफ अरहंत है, उसमें भी ये 7 ठिकानों की बात आती है। 7 ठिकानों का क्या उद्देश्य था? ये जो विभिन्न ध्यानों से जो विभिन्न भाव बनते हैं, उन विभिन्न भावों के बारे में समझ होना। एटलीस्ट इस सूत्र में ये बात आती है। और उसका कारण ये है कि वो वहाँ पे रूप राग अरूप राग भी मेंटल फैक्टर्स हैं जिनको त्यागना होता है। तो ये बात भी हमने चर्चा की थी। उसमें डिस्क्रिप्ट जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था वो थे रूप और संज्ञा। रूप में, कईयों में रूप में विविधता है, कईयों में रूप में समानता है, और कईयों में संज्ञा में, परसेप्शन में जो अनुभूति है उसमें विविधता है। इन दो में समानता है। और ये डिफरेंट लेवल्स के हैं, कुछ प्रिय हैं, कुछ अप्रिय हैं। और उसके हिसाब से ये 7 जो 31 लोग थे उनको 7 हिस्सों में बांटा गया। और 2 ऐसे आधार थे जहाँ पे कि संज्ञा नहीं है, तो इसलिए उसको आधार कहा गया। वो कॉन्शियसनेस वहां टिकेगी ऐसा नहीं माना गया। तो इस प्रकार से इन सब के ज्ञान को भी आवश्यक बताया गया एक अरहंत के बनने के लिए। और जो 2 तरह से अरहंत होता है उसको इसके सिवा 8 मुक्तियों के ज्ञानों को भी, जो 8 मेटीरियल पूरे 8 ध्यान है, उसके अंदर भी उसकी डेक्सटेरिटी होनी चाहिए। ये भगवान ने हमें समझाया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे सूत्र में आपस में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेक्शन है। सूत्र के वेरियस अपेरेंटली डिस्पेरेट पार्ट्स लगते हैं कि एक पतित्व समुत्पाद था, फिर उसमें डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेल्फ थे, फिर 8 एमेंसिपेशंस थे, 7 स्टेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस थे। वो ऑल आपस में गुथे हुए हैं जो अपेरेंट नहीं है डायरेक्टली। इफ यू रिफ्लेक्ट अपॉन, you can see there how they follow from one from the other. So with this, I'll conclude this presentation of this sutta. So we can then, tomorrow we can spend time in discussing some of the implications of this. And then from Monday, Deepti will teach us the next sutta. Okay. So if there are any questions, we can take. गुड इवनिंग सर। जी, good evening. सर अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे बीमार व्यक्ति का जो एक्सप्लेनेशन करना था, जैसे अगर हम ठीक नहीं है, हमें अपनी ही बीमारी का एक्सप्लेनेशन करना है सर। तो इसमें मुझे ये पूछना था कि जो वेदना है, क्या वही विज्ञान का भी काम कर रही है? ये भ्रम कैसे हो गया? विज्ञान का मतलब है जानना, है ना? जैसे वेदना का ही स्पर्श हो रहा है ना मन पर। तो विज्ञान, वेदना विज्ञान के ही एडजेंट्स हैं उसके। मैंने जैसे कई बार उदाहरण दिया है, विज्ञान जो है एक राजा की तरह है, और बाकी सारे मेंटल फैक्टर, वेदना, संज्ञा, संखार, चेतना, मानसिकार, दे आर लाइक द मिनिस्टर्स जो उसके साथ साथ चलते हैं। तो वो हमेशा साथ रहते हैं। जो नाम के जो 5 आयाम बताए गए, वो हमेशा विज्ञान के साथ रहते हैं। तो आप कह सकते हैं ये जानने की अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हैं। विज्ञान को कहा गया प्योर
इंद्रियों के माध्यम से जो इनपुट आता है उसको विज्ञान कहा गया। फिर उसके इनपुट के प्रोसेसिंग के बाद जो इफेक्ट्स होते हैं वो इन सब के माध्यम से समझाए गए। वेदना है कि उसका टोन कैसा है, प्रिय है, अप्रिय है या न्यूट्रल है। जो एक्सपीरियंस हुआ उसका टोन कैसा है, उसको वेदना कहा गया। ठीक है, उसका परसेप्शन क्या बना, उसकी पहचाना कैसे, उसको संज्ञा कहा गया। उसको जानने की प्रक्रिया में जो प्रोसेस हुई उसको मनसिकार और हस्त कहा गया। ये सब अलग अलग फंक्शंस हैं जो कॉग्निशन में जानकारी इकट्ठा करने में काम आते हैं। तो इसलिए इनको अलग अलग मेंटल फंक्शन के रूप में समझाया गया। तो उनका अलग अलग बिल्कुल डिस्टिंक्ट काम है ना। कोई भी चीज, कोई भी मेंटल फैक्टर वही काम नहीं करता जो दूसरा करता है, बिल्कुल अलग है। इसीलिए उनको अलग अलग बनाया गया। इसीलिए उनको अल्टीमेट ट्रुथ के सेंस में कहा जाता है। वेदना ही अपना काम करेगी, विज्ञान अपना काम करेगा, संज्ञा अपना काम करेगी, चेतना अपना काम करेगी। उनमें वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। आपने देखा होगा वेदना बहुत अप्रिय हो रही है तो अटेंशन कम होने लगता है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। चेतना में उसका असर होने लगता है, द्वेष जागने लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो देयर आर द इंटरेक्शंस ऑफ दीज फैक्टर्स अमंगस्ट अवर themselves, but they retain their distinctive characteristics। उनके अलग जो विभिन्न जो उसके गुण धर्म है, जैसे बताया गया ना, गुण धर्म स्वभाव जो है वो अलग अलग है, वो अलग अलग रहते हैं। जी जी, थैंक यू सर। सर, वन मोर क्वेरी। जी जैसे अभी जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें है शील व्रत परामर्श के प्रति उपादान या आसक्ति। सर, तो मुझे क्वेरी जो है, समटाइम हमें ऐसा लगता है कि हम शायद डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हैं, बट क्या वो आसक्ति है अगर हम ठीक से सवाल नहीं समझ में आया मुझे। सर, मुझे मतलब लाइक जैसे कि हमने शील का हमने सोचा कि हमें शील फॉलो करना है। हाँ जी, सेंटर पर हम लोग रहते हैं तो आसान होता है शील फॉलो करना। घर में आते घर में या ऑफिस एनवायरनमेंट में थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी हम डिलीजेंटली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मीन्स कभी कभी जैसे अभी इसको जो मैंने ये सुना तो सुनने के बाद लगा कि क्या वो मैं डिलीजेंटली फॉलो कर रही हूँ या मेरी आसक्ति है उस शील व्रत के प्रति, इसीलिए मैं फॉलो कर रही हूँ। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। ओके। तो आपको देखना पड़ेगा शील व्रत के प्रति आसक्ति है, उसका मतलब है कि आप उसको, उसी को, सिर्फ उस शील को ही मुक्ति का आधार समझ रहे हैं। और दूसरी बात, उसको इतना खींच रहे हैं, उसको इतना खींच रहे हैं कि अपना जीवन भी और दूसरों का जीवन भी परेशान हो रहा है। मैंने उदाहरण दिया था ना कि आपको लगता है ये इनविजिबल बैक्टीरिया है, वो मर जाएंगे, तो मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। आप एक वॉक पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पीछे इंसेक्ट्स है, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक इंसेक्ट सडनली आके आपके पाँव के नीचे दब गया। अब आप रोने पीटने लगते हैं, अरे मेरा शील टूट गया। शील आसक्ति हो गई ना। आपका शील, आपका इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का, तो शील कैसे टूटेगा? शील तो तब टूटेगा जब आप इंटेंशनली ऐसा काम करेंगे। तो अनइंटेंशनली जब काम होता है, हो जाता है कोई, तो उसमें शील नहीं टूटता है। ये बात समझने की है ना। हम कॉन्शियसली कोई काम, कोई शील को छोड़ देंगे तो then it will be a breakage of shield. So to be able to see that difference is the important thing. राइट राइट। जी जी, थैंक यू सो मच। Okay. राजेंद्र जी कहिए। हम ये जो विज्ञान शब्द है, ये हम अपनी इंद्रियों के साथ भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और यही विज्ञान है जब हम ये देह छोड़ रहे होते हैं और उस समय कर्मों के हिसाब से हमारा पुनर्जन्म होना है, तब भी यही विज्ञान है। यही तो मैं
ये तो मनोविज्ञान। विज्ञान कॉन्शियसनेस ही कह रहे हैं ना हम। वो विज्ञान इज यूज्ड एज ए जनरल टर्म, है ना। हाँ हाँ। उसके उसके 6 तरीके के विज्ञान है ना। विज्ञान 6 तरीके के है ना। आंख का विज्ञान, कान का विज्ञान, नाक का विज्ञान, जी वो तो अलग हो गए। है ना। हाँ। तो इसी तरह से मृत्यु के समय जो विज्ञान जागेगा वो क्या जागेगा? एक थॉट जागता है। इट इज ए थॉट, इट्स ए मनोविज्ञान। संखारा राइज एज ए थॉट एंड दैट फाइंड ए सुटेबल रिकैप्टिकेबल, वहां पे वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो the moment मृत्यु के that समय पे क्या होगा? body is dead and that consciousness leaves the body, It is before death. It is before, just a moment before death. just a moment before Moment, that. which means 1 microsecond or whatever you may call it. Okay. Death. Because once the body is dead, the no further Vinyan can arise. So chitta, just a mind moment. Actually, it is a mind moment before. Mind moment is a very short time. उस समय जो चित्त में संस्कार, लास्ट माइंड मोमेंट होगा, उसके समय जो संस्कार जागा, उसके कारण विज्ञान जागेगा। हाँ। और वो विज्ञान इस शरीर में नहीं आ सकता क्योंकि शरीर चला गया है। तो हाँ। विज्ञान किसी और शरीर में प्रतिष्ठित हो जाएगा। That's it. तो विज्ञान जो है मनोविज्ञान है। इट इज ए मेंटल प्रोसेस व्हिच इज गोइंग देयर। इसको मनोविज्ञान कहेंगे। उसको प्रतिसंधि इसलिए कहा जाता है, रीलिंकिंग, कि एक जन्म का दूसरे जन्म से जुड़ाव कर रहा है वो, इसलिए नाम किया है। प्रतिसंधि चित्त कहा जाता है उस सेंस में। तो उसके साथ दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ साथ चलती है। हर विज्ञान के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स चलेंगे, वो लेके जाएगा सारी। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो विज्ञान के साथ जो जो संस्कार चलते हैं जाते हैं उसके साथ जी, तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी क्वालिटी भी उसके ऊपर डिपेंड करती है इन सम सेंस। जी जी जी, because sense organs actually are means of generating sensory consciousness. So suppose somebody is very fond of music. Yes. And he might have a very musical hearing. Yeah. Very sensitive hearing too. Yeah. In his new birth. Yeah. So you have a very fine ability to distinguish between various levels of sound. Levels of frequencies or tones or whatever. मतलब उसकी वो वाली इंद्रिय जो है वो बहुत तीक्ष्ण होगी, बहुत शार्प होगी, जिससे कि वो साउंड को डिस्टिंग्विश करेगा। मेरे जैसे आदमी को तो बहुत कम मालूम पड़ता है ना कि ये साउंड, ये इस तरह का साउंड है, ये इस तरह का साउंड है, इस तरह का साउंड है। हम हाइटेंड एबिलिटी कभी मालूम पड़ जाता है कि साउंड क्या है। बट जो स्पेशलिस्ट इंटरेक्ट है, दैट इज ए स्पेशलिस्ट थिंग टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस meters and rhymes and so on. So they become like sankharas. ये फाइन डिस्टिंक्शन कर पा रहे हैं। जैसे कोई साइंस पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, तो उसका फाइन एबिलिटी बनती है। तो देखते हैं फिर वो उस तरह की डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी स्ट्रांग बन जाती है। तो उसके अगले जन्म में जब वो एबिलिटी लेके जाएगा तो ही बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। हम देखते भी हैं कि बच्चों में से कुछ लोग में बहुत शार्पनेस होती है समझने की, कुछ लोगों में शार्पनेस नहीं होती। कुछ लोग कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं, दूसरों को नहीं समझ पाते हैं। सो दीज आर ऑल अकॉर्डिंग टू द Karma principle, they are all carried from the sankharas which have been created in the past life. So a person who I mean, all these abilities are sankharas basically. Right.